नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास है प्राकृतिक चिकित्सा का सामान्य परिचय, और इस सामान्य परिचय के अंतर्गत जो मूलभूत प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले स्लाइड पे आइए, स्लाइड चेंज करिए। प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत मिल गए सबको? स्लाइड खुल गई? जिनको न दिख रहा हो तो आप पीछे खड़े हो जाइए मेरे, और इसमें देखते रहिए जिन पे न खुला हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत पहले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। किसी भी चिकित्सा हो या कोई भी दर्शन हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो सिद्धांतों पे चलती है, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल कहलाते हैं, यानी मूलभूत सिद्धांत होते हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों का खंडन कभी नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किसी भी चिकित्सा पद्धति। भाई यहाँ आप नेचुरोपैथी को पढ़ रहे हो, लेकिन नेचुरोपैथी है या एलोपैथी है या होम्योपैथी है या आयुर्वेद है, योग आल्सो एक चिकित्सा पद्धति है, योग है, या कोई भी एक सिद्धांत हो, तो ये जो ढेर सारी चीज़ें हैं जो किसी प्रिंसिपल पर चलती हैं, किसी सिद्धांत पर चलती हैं, उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, और इन बेसिक प्रिंसिपल का खंडन कभी नहीं होता है। समझ बात आ रही नहीं आ रही? वो बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर ही वह पूरी की पूरी चिकित्सा पद्धति आगे विकसित होती है और डिपेंड रहती है। ये बात समझ में आ रही ना? तो इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत क्या है। अभी स्लाइड में हम मूलभूत सिद्धांत के महत्व की बात कर रहे हैं, मूलभूत सिद्धांत के अर्थ की बात कर रहे हैं या उसका तात्पर्य क्या। तो मूलभूत सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जो उस पूरे सिस्टम का मूल होता है। मूल माने क्या होता है? जड़। किसी पेड़ की जो जड़ है वो पूरा पेड़ किस पे निर्भर करता है? जड़ पे। ऐसा हो सकता है कि जड़ काट दो और पेड़ विकसित हो या पेड़ चले? ऐसा संभव है? नहीं संभव है ना। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मूलभूत सिद्धांत इस चिकित्सा पद्धति के क्या हैं, अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत क्या, ठीक है ना। अभी इसमें क्या जाना है कि मूलभूत सिद्धांत कहते किसे। जैसे एलोपैथी का मूलभूत सिद्धांत होगा, आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत होगा, सब कुछ तीन दोषों पे चलता है, तो बीमारी भी तीन दोषों के आधार पे, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान भी उसी पे, इलाज का आधार भी वही है। त्रिदोष सिद्धांत काम करता है ना बात किसका? आयुर्वेद में। इसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का भी सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत। तो प्राकृतिक चिकित्सा मूलभूत सिद्धांत क्या है, अगले स्लाइड में देखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत जो पहला सिद्धांत है वो है हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? कि पंच महाभूतों से मिलकर बना है। तो शरीर अगर पंच महाभूतों से मिलकर बना है तो इलाज इसका किससे होगा? कोई समस्या होगी तो पंच महाभूतों के आधार पर ही होगी। अगर शरीर में हमारे 5 तत्व हैं और इन 5 तत्वों के एक निश्चित अनुपात से शरीर बना है, तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा भी इन पंच तत्वों के आधार पर होगी, बीमार व्यक्ति की परिभाषा भी इन पंच तत्वों के आधार पर होगी, और इलाज भी पंच तत्वों के आधार पर ही किया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा का डिफिनेशन भी इसी आधार पर होगी। और कोई भी ऐसा काम जिससे इन पंच महाभूतों के सिद्धांत का खंडन होता हो, वह प्राकृतिक चिकित्सा को किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होगा। समझ बात आ गई नहीं आ गई? क्योंकि ये इसका कौन सा सिद्धांत है? मूल सिद्धांत है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की जो भी बातें होंगी इसी सिद्धांत पर निर्भर होंगी, और कोई ऐसी बात इसको मानी नहीं होगी जो इस सिद्धांत का खंडन करे। बात समझ में आ गई इतनी? अब ये 5 महाभूत क्या क्या हैं उनका नाम देखते हैं। तो ये 5 महाभूत हैं, नंबर 1, नंबर 2
नंबर 3 अग्नि और नंबर 4 जल और नंबर 5 पृथ्वी। नीचे वाले देखिए, नंबर 1 आकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल और नंबर 5 पृथ्वी। इन पांचों तत्वों से मिलके शरीर बना है, हम बने। इसमें छठा तत्व केवल क्या है? सोल है। उसी को गांधी जी ने आत्म तत्व या राम तत्व नाम दिया है, इसलिए गांधी जी 6 तत्व मानते हैं। एक दिन बताया था हमने, मुझे याद आ रहा है, बताया था ना। तो ये छठा तत्व है, इसका भी महत्व, लेकिन वो छठा तत्व की शक्ति बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। वो छठे तत्व आत्म तत्व की ही एनर्जी इसमें सर्कुलेट होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये पांचों तत्व हैं और इन पांचों तत्वों से ही मिलकर शरीर बना है। जब कोई बीमार होता है तो इन पांचों तत्वों में क्या हो जाता है? असंतुलन। ठीक है ना? तो बीमारी का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू प्राकृतिक चिकित्सा, इन्हीं पंच महाभूतों का जो असंतुलन है वही रोग की अवस्था है। रोग की अवस्था में इन तत्वों में असंतुलन हो जाता है, इनका रेशियो बिगड़ जाता है, कोई एक बढ़ेगा तो कोई एक घटेगा। अब इन पंच तत्वों की उत्पत्ति का क्रम क्या है, ये इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ? जल्दी बोलो। तो आपकी स्लाइड में भी लिख रखा है आकाश। आकाश पहला तत्व क्यों है? क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब जो बहुत ही लाइट, इसलिए आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है। आकाश ऐसे दिखता नहीं है। आकाश हम अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ कोई चीज है, यहाँ है, बीच में जो नहीं है वो क्या है? स्पेस है। और वायु तत्व आकाश के बाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए वायु में भी आकाश, आकाश सबसे मूल तत्व है, इसलिए आकाश सब जगह रहेगा। क्योंकि आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो जो सबसे सूक्ष्म है वो सब जगह रहेगा, इसीलिए आकाश पहला तत्व। आकाश के बाद दूसरा तत्व कौन सा आया? वायु। तो वायु जहां होगी वहां आकाश अवश्य होगा। ऐसे जो है, जहां वायु हो वहां आकाश न हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो ये दूसरा नियम हो गया कि वायु के साथ, अब ये आगे जो भी नियम आएंगे ये सब नियम अकाट्य, इनको काटा नहीं जा सकता है, लेकिन ये उसी बेस पे हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आकाश, वायु हुई दूसरा तत्व और उसके साथ आकाश भी है। जहां वायु होगी वहां आकाश अवश्य। अब आकाश के बाद तीसरा तत्व कौन सा हुआ? सॉरी, वायु के बाद तीसरा तत्व अग्नि। अच्छा, वायु भी चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव होती है। वायु कहाँ दिखती है? भाई अनुभव होती है, जब चलती है तो उसकी आवाज से वो त्वचा में स्पर्श होती है, पौधे की पत्तियां हिलती हैं, टहनियां हिलती हैं, कपड़े हिलते हैं, दरवाजा खुलता बंद होता है, और उससे मुझे वायु का अनुभव होता है। चक्षु से वायु दृश्यगम नहीं होती है। और वायु का सोर्स क्या है? स्पर्श है। क्योंकि स्पर्श जो इसकी तन्मात्रा क्या है? स्पर्श है ना। स्पर्श से ही तो वायु की उत्पत्ति हुई है। पांचों तत्व पढ़ाया था ना, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत हुए। तो कौन सा तत्व किस महाभूत से हुआ? तो स्पर्श से ही वायु का ज्ञान होता है। फिर चौथा तत्व क्या है? जल। जहां जल होगा वहां उसके पहले के तीनों तत्व, इसलिए जल में वायु भी होती है और जल में अग्नि का भी अंश होता है और जल में आकाश भी होता है। ठीक है ना? ये ना समझना जल में अग्नि कैसे रहती होती है, क्योंकि बिना अग्नि से गति उत्पन्न होती है, और बिजली से, उसे जल के बड़े बड़े बांध से बिजली बनती है ना, उसके फोर्स से। एनर्जी ना हो तो गति कैसे होगी? बिना एनर्जी गति हो सकती है? जल जो प्रवाह में बहता है किसके कारण बहता है? गति के कारण ही बहता है। गति का जो प्रतिबिंब है वो एनर्जी है। सबसे ज्यादा आग, अग्नि, सबसे ज्यादा गति, सबसे ज्यादा पावर अग्नि में होता है। ठीक है? अब उसके बाद आता है चौथा पांचवा तत्व पृथ्वी। पृथ्वी तत्व में सब कुछ चारों, किसी भी व्यक्ति में ये पांचों तत्वों का रेशियो होता है और इन पांचों तत्वों से हमारा शरीर मिलके बना होता है। सबसे ज्यादा जल होता है, जैसे पृथ्वी में, ये इस पूरी पृथ्वी में, पूरी सृष्टि में लगभग 75% जल माना जाता है। तो इतना ही जल हमारे शरीर में भी होता है, और जल की कमी से ढेर सारी बीमारियां होती हैं।
जल की कमी से जितनी भी बीमारियां होंगी वो सब टॉक्सिसिटी उत्पन्न करती हैं बॉडी, क्योंकि जल क्या करता है, गंदगी साफ करता है। इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में सबको पीना चाहिए। पानी अगर आप कम पिएंगे तो शरीर में क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। पानी ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग बढ़िया होगी और बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा। और ये दोनों हमारे शरीर के गंदगी निकालने के प्रमुख साधन। स्क्रेटरी सिस्टम पढ़ा है कि लोगों ने, स्क्रेटरी सिस्टम पढ़ा है? अभी क्लास ले रहे हैं ना, बाद में बात कर लेंगे, 10 मिनट बाद फोन कर लूंगा। तो स्क्रेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या करते हैं, शरीर से गंदगी को बाहर निकालते हैं। कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? मुख्य रूप से 4 सिस्टम आते हैं इसमें जो ये काम करते हैं। इस काम के कारण उन्हें उत्सर्जन तंत्र का भाग माना जाता है। उत्सर्जन तंत्र अंग्रेजी में स्क्रेटरी सिस्टम। ये 4 कौन कौन से हैं? एक तो श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल। तो एक्सहेल करते हैं तो क्या निकलता है, गंदगी निकलती है कि शरीर की एनर्जी निकलती है? गंदगी, CO2 सहित और ढेर सारी तमाम गैसें होती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि इनहेल जो उसमें करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट हो गई, जो सेल में उत्पन्न हुई। दूसरा तंत्र कौन सा है? जो स्वेदन का काम होता है, जो स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग से शरीर का पास की गंदगी पास आउट होती है। और तीसरा मूत्र विसर्जन, इसलिए गुर्दा भी स्क्रेटरी सिस्टम का काम करता है, टॉक्सिसिटी फिल्टर करके बाहर करता है बाथरूम के माध्यम से। किडनी, हाँ किडनी को ही इंजन गुर्दा कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? यूरेटर तो उसी का पार्ट हो गया बेटा। तो सब मिल करके स्क्रेटरी सिस्टम में जो गुर्दा टॉक्सिसिटी फिल्टर करता है, जल के माध्यम से बाथरूम से निकलता है, ये पूरी प्रक्रिया उसका भाग होगी ना। चौथा मल विसर्जन, बड़ी आंतें और एनस रेक्टम का पार्ट, सबसे ज्यादा गंदगी वहीं से निकलती है। तो ये 4 अंग हमारे शरीर से क्या करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं। ये चारों तो हमारे शरीर में ये 5 तत्व हमारे शरीर की संरचना करते हैं, हमारे हेल्थ को बनाए रखते हैं, हेल्थ का प्रमोशन करते हैं। और इनके फंक्शन में जब किसी भी कारण से व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्या होता है, हम बीमार होते हैं। सब तत्व के अपने अपने काम हैं। आकाश क्या करता है, सारे मूवमेंट के लिए स्पेस देता है। वायु गति उत्पन्न करता है, अग्नि शरीर को ऊर्जा देता है, जितना पाचन का काम है हैं, वो सब अग्नि के माध्यम से होता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स सब अग्नि के ही प्रतीक हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचिए, आप जितना हम खाते हैं कौन उसको जला करके नष्ट करता है, अग्नि। उससे ऊर्जा निकालता है अग्नि। हम किससे चलते हैं, किससे काम करते हैं, किससे बोलते हैं, इस सब का प्रतीक कौन है, एनर्जी। एनर्जी किसका प्रतीक है, अग्नि का, ठीक है ना। जल क्या करता है, सारा शोधन का काम करता है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। और पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी हमारे शरीर को एक जो आधार देता है, आकार देता है। शरीर में पृथ्वी क्या है, शरीर में पृथ्वी है हड्डियां, मांस, जितना भी सॉलिड पार्ट है। और उसी में जल भी है, जल सब जगह है, स्पेस सब जगह है, वायु सब जगह है, ठीक है ना। अग्नि यद्यप सब जगह है, लेकिन शरीर के कुछ मेजर पार्ट है जहाँ अग्नि का स्टोरेज सबसे ज्यादा है। उसमें से नाभि, और स्थूल बॉडी में उसका पार्ट क्या है, पैंक्रियाज। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है पैंक्रियाज का नाम? अग्न्याशय, अग्नि का प्रतीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये हमारे शरीर में सारे तत्व मिलकर के हमें एक हेल्थ प्रदान करते हैं। हमें प्राकृतिक चिकित्सा में यही पढ़ाया जाएगा कि इन 5 तत्वों के जो काम हैं वो काम ठीक से कर सकें, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या, प्राकृतिक जीवन शैली। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली में हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब आ जाता है। और अगर इस प्राकृतिक जीवन शैली को, नेचुरल लाइफ स्टाइल को, और योग की भाषा में उसे योगिक लाइफ स्टाइल बोलते हैं, दोनों में पूरी तरह से सिमिलरिटी, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है ना। उसके क्रम में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों के जो प्रिंसिपल हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग के, वो उनमें कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है, यानी कोई विरोधाभास नहीं है। ये 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। इन्हीं 5 तत्वों के असंतुलन से बीमारियां पैदा होती हैं। इनका जो भी रेशियो है वो हमारे शरीर में जब रहता है तो हम स्वस्थ होते हैं और हमारे स्वास्थ्य का प्रमोशन होता है, हेल्थ का प्रमोशन होता है।
तो प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड उपचार, इन तीनों का आधार क्या है? पंच तत्व। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत। नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड में आइए। तो ये शरीर क्या है? वो 5 तत्व हैं, इस तत्व वही मूल तत्व हैं जिस क्रम से उत्पन्न हुए थे वो आपने पढ़ा। अब इसमें जो मैं बता चुका हूँ बहुत कुछ इसका हिस्सा, कि जो हमारा शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना हुआ, ठीक है ना? आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी। ये किस किस रूप में है इसको भी मैंने आपको बता दिया कि जल किस रूप में है। जल हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड रूप में बहता है, ब्लड जो है वो जल का प्रतीक है, और ब्लड में जितना बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इसके अलावा जितना भी रस है, मांस भी रस है, हड्डी में भी रस है। तो हड्डी, मांस, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें जल ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीधे लिक्विड फॉर्म में है वो ब्लड है। और उसके साथ साथ आंतों में भी जल के माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया होती है, काइम बनने से लेकर के, और छोटी आंतों में जो ऑब्जॉर्बेशन का काम होता है। आप लोग टाइम जानते हैं? टाइम कौन कौन नहीं जानता है? बायोलॉजी से जो लोग नहीं आए होंगे उनको दिक्कत होगी। टाइम से जब आप खाना खाते हो तो खाना कहाँ जाता है सबसे पहले? स्टमक में। स्टमक में फिर उसको, उसमें ढेर सारे जूसेस मिलाने का काम होता है, उसको तोड़ने का काम होता है यहाँ पे। और स्टमक ऐसे ऐसे फूलता पिचकता है जिससे उसको तोड़ता है, और ढेर सारे अम्ल स्टमक से निकलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको सरल भाषा में कहते हैं, और ये सब उसमें मिक्स होते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं काइम बनने की। और एक काइम, एग्जाइम अलग चीज बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टाइम, चलो ठीक है, टाइम कहीं कहीं टाइम भी लिखा होता है। तो उसमें उसको सरल भाषा में बोल लो, उसको हिंदी में बोलते हैं आहार को लुब्धि नुमा बनाना। क्योंकि वो उसी प्रकार अगर छोटी आंतों में प्रवेश हो जाए तो ढेर सारा नुकसान हो जाए, उसका पाचन बिल्कुल नहीं होगा। और छोटी आंतों में क्या होता है? ऑब्जॉर्बेशन का काम शुरू हो जाता है, यानी जो आपने खाया है उसके जो पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं, छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण। ऑब्जॉर्बेशन को हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। तो आंतें अवशोषण करती हैं। जैसे मान लीजिए आपने मीठा खाया, या मीठा रोटी में भी मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। तो जब छोटी आंत में वो प्रवेश होगा तो उसके जो पाचन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट के जो वो चीज़ें टूटेंगी, तो किसमें होगा? मल्टोज में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें टूटेंगे वो। और उसको कौन ऑब्जर्व करेगा? छोटी आंत। और उसको ऑब्जर्व, और वो हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया तो टाइलिन से शुरू हो जाती है। टाइलिन कहाँ होता है? लार में होता है। तो आप मुंह से खाते वहीं से ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। लेकिन और दूसरी चीज़ें प्रोटीन वगैरह हैं, ये सब छोटी आंत से शुरू होते हैं। तो मोटा मोटा क्या है कि छोटी आंत पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने का काम करती है, और इसमें भी लिक्विड पानी की जरूरत होती है। इसलिए छोटी आंतों में और आमाशय से लेकर छोटी आंतों में लिक्विड पर्याप्त मात्रा में। बड़ी आंतों में क्या है? पानी चूस लिया जाता है, इसलिए वो मल के रूप में, ठोस रूप में आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे आगे जाता है एनस रेक्टम की ओर, मलाशय की ओर, वैसे वैसे वो सॉलिड होता है। और जो लोग पानी कम पीते हैं वो रास्ते में ही जल जाता है, पता चला उनका मल सूख जाता है और कब्ज के मरीज हो जाता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पाचन तंत्र के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में पानी का रेशियो बना रहे उसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पानी वाली चीज़ें भी ली जाएँ, फल हैं, सब्जियां हैं, जो रस, जिसमें जिसमें ढेर सारा रस होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रस नहीं, नेचुरल। और डिब्बे वाला आता है वो बकवास होता है, और उसमें केमिकल ज़्यादा होता है, रस कम होता है। नेचुरल लीजिए, बल्कि उस फ्रूट को सीधे खाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। और या घर पे रस पीने के मन, घर पे खुद निकाली होगी। तो इस तरह से 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही कि इन्हीं 5 तत्वों से प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज होता है। दूसरी प्राकृतिक चिकित्सा और दूसरी चिकित्सा पद्धति में क्या अंतर है? हालांकि अंतर का आपका अलग एक टॉपिक है पूरा, मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी। लेकिन यहाँ भी आप समझ लीजिए कि अन्य चिकित्सा पद्धति का, खासकर मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी, उसमें किसका इलाज होता है? बीमार का। और बीमार का भी बीमारी का इलाज होता है। एक ही व्यक्ति को अगर हार्ट की समस्या है तो उतना हिस्सा हार्ट, वो जाके हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाए। हड्डी की समस्या है तो हड्डी वाला डॉक्टर। और एक ही व्यक्ति को 4 बीमारी अलग अलग है तो 4 डॉक्टरों को एक ही साथ इलाज करें। तो वहाँ इलाज होता है बीमारी का। और इसमें किसका इलाज होता है? व्यक्ति का।
क्योंकि इलाज एक ही शरीर में सब है ना, तो व्यक्ति का इलाज होता है पहला। दूसरा क्या है, केवल वहाँ बीमार व्यक्ति के लिए ही है एलोपैथी। हमारे लिए एलोपैथी है, हमारी कोई मदद कर सकती? जो हम माना बीमार नहीं, आप बीमार नहीं हो, आपकी कोई मदद कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। लेकिन नेचुरोपैथी किसके लिए है? सबके लिए। नेचुरोपैथी में वो पार्ट जिसमें इलाज करते हैं वो हो जाता है नेचुरोपैथी। लेकिन कोई व्यक्ति जो बीमार नहीं है वो नेचुरोपैथी की मदद लेगा तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लाइफ स्टाइल। उसमें क्या करेंगे हम? नेचुरल लाइफ स्टाइल क्या कहती है? पानी पर्याप्त मात्रा में लो, कब पियो कब ना पियो, और सीजनल सब्जियां लो, मौसम के अनुसार सब्जियां लो, सब्जियों का मात्रा भोजन में ज़्यादा होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्षारीय भोजन। और अम्लीय भोजन कम होना चाहिए, अम्लीय भोजन में अनाज आता है, और मांस का भोजन तो बिल्कुल नेचुरोपैथी में अलाउ ही नहीं है। नहीं बेटा, ना ना ना, चलिए मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए कि नेचुरोपैथी आहार को दो टुकड़े में डिवाइड करती है। एक होता है अम्लीय भोजन, एक होता है क्षारीय भोजन। तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को क्षारीय भोजन लेना चाहिए। क्षारीय भोजन जो एल्कलाइन होता है उसमें सब्जी और फल आते हैं, और अम्लीय भोजन में जितना अनाज है वो आता है, दाल है, चावल है, रोटी है। दाल की भी आप अगर सब्जी बना दें, जैसे चने की सब्जी बनती है, मटर की सब्जी बनती है, तो सब्जी नहीं मानी जाएगी, इसलिए वो किस भोजन में आएगा? वो आएगा अम्लीय भोजन, एसिडिक डाइट। तो नेचुरोपैथी क्या कहती है कि व्यक्ति को अम्लीय भोजन नहीं लेना, कम लेना चाहिए, क्षारीय भोजन ज़्यादा लेना चाहिए। सुबह जल्दी जगना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, रात को खाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? ये क्या है? ये सब प्राकृतिक नियम है, और इससे क्या होगा? इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी समझते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक नियम है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी बीमारी में भी काम आती है, और उसी का दूसरा रूप है जिसमें हम स्वस्थ व्यक्ति के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए, यानी प्रिवेंशन, प्रमोशन और डिजीज का इलाज, तीनों पद्धति, तीनों तरीके से काम करते हैं। और योग भी ऐसे काम करते हैं। जबकि मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है? केवल इलाज करती है, बीमार का। बाकी दवाई कोई ऐसी थोड़ी होती है कि दवाई आप खा लो तो जो है आपको बीमारी से बचाव होगा या कुछ होगा। तो इस तरह से हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रिवेंशन यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये नेचुरोपैथी में तीनों तरह का समाधान होता है, और उसका आधार क्या है? पंच महाभूत। क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति मानती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसी बात को यहाँ पर इस दूसरी स्लाइड में, अगली स्लाइड में और बताया गया कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, अतः इसकी मरम्मत या उपचार भी इन्हीं पंच महाभूतों से की जा सकती है। ठीक है ना? तो इसमें इलाज कैसे होता है? इसमें बीमारी की डायग्नोसिस करने के बाद जिस तत्व की कमी होती है वो उस तत्व को प्रवेश करा दिया जाता है, और जिस तत्व की अधिकता होती है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बीमारी को ले लीजिए, माना ओबेसिटी, मोटा व्यक्ति, वजन उसका जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ज़्यादा है, तो उसका कौन सा तत्व बढ़ा है बीमारी? अगर वो वजन ज़्यादा है, वायु के बढ़ने से कोई मोटा हो जाएगा? और बताओ, तो बताओ अंकित, ये 5 तत्व अभी आपने पढ़े हैं, सामने भी दिख रहा है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। तो इन 5 तत्वों में अगर कोई मोटा व्यक्ति है, उसका वजन ज़्यादा है, तो इनमें से कौन सा तत्व बढ़ जाएगा? सॉलिड कौन सा तत्व है इसमें? जो सॉलिड होगा वही तो बढ़ेगा, वो मोटापा बढ़ाने। वेरी गुड, बढ़िया सा कोरिलेट कर लिया। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्लियर हो जाएगा। वायु तत्व, उसको तो बोलते हैं वायु रोग, बात रोग, अर्थराइटिस, जोड़ों में सब पेन होने लगता है, वहाँ वायु चली जाती है, इसलिए उसे उसका नाम ही है वायु रोग। तो मोटापे में कौन सा तत्व बढ़ेगा? तो घटेगा कौन सा तत्व बताओ? ये बताएंगे आरुषि। कोई मोटा व्यक्ति है, उसका वजन ज्यादा है, तो कौन सा तत्व कम हो जाएगा? बढ़ेगी पृथ्वी, और घटेगा कौन सा तत्व बताओ? आकाश, क्योंकि स्पेस ही तो कम होगा। ऐसे व्यक्ति का अंदर से जो स्पेस है, स्पेस कम हो जाएगा, सब वजन बढ़ जाएगा, और वायु तत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार किसी को जब जल तत्व बढ़ेगा तो अग्नि तत्व कम हो जाएगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा तो जल तत्व कम हो जाएगा। अब किसी का पृथ्वी तत्व बढ़ा है, तो पृथ्वी तत्व का प्रतीक क्या है?
पृथ्वी से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, अनाज, खाना, सब्जी, फल, उसको भोजन कम करा दिया जाएगा। और क्या करो? उपवास करो। उपवास से क्या होता है? आकाश तत्व बढ़ता है। तो जिसका पृथ्वी तत्व बढ़ा हो, आकाश तत्व कम हो, उसका इलाज क्या होता है? नंबर 1 का पहला, उपवास। केवल जल का सेवन करो और नींबू पानी लो। पूरा नहीं कर सकते तो एक समय, हैं? क्यों नहीं होगा? ज्यादा खाने से मोटापा होता है, कम खाने से कम होगा। लुढ़ के नहीं रहेंगे। उसको देखिए बेटा, उसको क्या कहते हैं? फल सब्जी खाओ। सब्जी खाओ। सब्जी में क्या होता है? विटामिन ज्यादा होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? वो उत्प्रेरक का काम करते हैं। वजन बढ़ता है। वजन बढ़ाने के मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं मालूम है? जंक फूड भी होते हैं। और क्या होता है? ऐसे नहीं, ये मेडिकल भाषा में बताओ। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दो जो है मेन है जल और ये सब्जी में कहीं होते हैं? फल सब्जी में होते नहीं। विटामिन तो और आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। तो आप डाइट के कंपोनेंट को चेंज कर दो। बेटा वायु, ये जो वात रोग होता है, तुम्हारे जानने वाला कोई वात रोग से पीड़ित है इसीलिए पूछ रहे हैं। वात रोग जो होता है, वायु तत्व बढ़ती भी है, दूसरा वायु तत्व वो सब जगह जगह रुक जाती है, जोड़ों में जाती, गलत डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए वो वात रोग का मतलब है वात का विकृत हो जाना। तो जहां जिस जोड़ में चली जाती है वहां दर्द होना है, होता रहता है। जिनको वात रोग होता है वो वहां दबाते तो उनको डकार आती है, ऐसे डकार निकालते हैं। जहां जहां शरीर के अलग अलग हिस्से में जहां वायु होती है वहां प्रेस करे तो उनको डकार आती है, मुंह से गैस निकलती है। नहीं, उसका इलाज होगा, प्रॉपर नेचुरोपैथी में इलाज होगा। तो कुल मिलाकर के बेसिक जो इसके प्रिंसिपल हैं वो यही हैं। उसमें सबसे मुख्य जो आधारभूत प्रिंसिपल है प्राकृतिक चिकित्सा का, कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। इसका एक निश्चित रेशियो हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है। इसमें जब असंतुलन होता है तो हम बीमार होते हैं। इसलिए इलाज भी इन्हीं पंच महाभूतों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कोई बिल्डिंग अगर ईटा, मोरंग, बालू, ये सब से बनी हुई है, तो अगर बिल्डिंग में कोई टूट फूट हो, कोई समस्या हो, तो इलाज कैसे होगा? उसी से होगा भाई। मोरंग ईटा बालू की दीवार में मोरंग ईटा बालू लगा के ही ठीक करेंगे ना, उसमें प्लास्टिक लगा के थोड़ी दीवार बन जाएगी। तो ठीक वही हाल हमारा शरीर का है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसलिए इसमें इलाज भी इन्हीं 5 तत्वों से होते हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो उनका आर्डर भी आपने दे लिया, और वो 5 तत्व के नाम बताए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा तत्व किस तत्व में रहता है, किस तत्व में नहीं रहता है, ये सारी बातें आपने पढ़ ली। एक क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ के क्लास खत्म करते हैं, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए कि जो जल तत्व है वो किस तत्व में रहता है और किस तत्व में नहीं रहता? जल तत्व किस तत्व में रहेगा और किस तत्व में नहीं रहेगा? बताओ, सभी लोग सोचो, बताओ। राजेश बताएंगे पहले। जल तत्व किस तत्व में रहता है? हाँ। और किस तत्व में नहीं? इन्हीं 5 महाभूतों में उत्तर निकलेगा। शुरू में हमने समझाया है पूरा, जो पढ़ाया वही पूछ रहे हैं जल्दी। क्या कौन बता सकता है? सबके लिए आकाश में नहीं रह सकता। जल में अग्नि होती है, अग्नि में जल कैसे हो जाएगा? पहले पहले जल उत्पन्न हुआ कि पहले अग्नि? अग्नि में वायु रहेगी और वायु उसके पास है, उसकी सिस्टर मान लो। इसलिए अग्नि जो है वायु को साथ पा करके और तेज हो जाती है ना। चूल्हा कैसे फूकते हैं जलाने के लिए? कहीं भी जल रहा हो कोई चीज, जो हवा पाता है एकदम से अग्नि बढ़ जाती है ना, और स्पेस पाके जो है हवा बढ़ जाती है। अगर जगह नहीं मिलेगी तो हवा हवा कैसे मूव हो? इधर विंडो खोलो, दरवाजा खोलो, हवा का मूवमेंट शुरू। तो हवा को क्या चाहिए? आकाश चाहिए और अग्नि चाहिए। अग्नि को क्या चाहिए? अग्नि इससे बढ़ती है, वायु से। तो जल किस में नहीं रहेगा? अग्नि में नहीं रहेगा और वायु में नहीं रहेगा और आकाश में, तो जो प्योर है ऊपर। लेकिन जल में ये सब रहेंगे। तो हमारा प्रण क्या है कि जल किस में रहेगा और किस में नहीं रहेगा? तो जल जो है पृथ्वी में रहेगा, केवल पृथ्वी तत्व में रहेगा बस। 3 तो उसके पहले हैं, उसके बाद उत्पत्ति, उसके बाद हुई है ना। तो जल में अग्नि नहीं रहेगी, लेकिन और पृथ्वी में तो सारे रहेंगे। पृथ्वी में, पृथ्वी के अतिरिक्त ऊपर के चारों रहेंगे। तो पृथ्वी तो अपने में तो स्वयं है ही है, ठीक है ना? चलिए क्लास समाप्त हुई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भी भेज दिया और आई होप सारी स्लाइड समझ में आ गई होंगी ठीक से। थैंक यू सो मच। बता रहे बाप रे बाप, ये कितना बज गया? 1:30 बज गया है ना? खाना खाने का भी टाइम नहीं हुआ। बेटा फाइल जमा कर दो, बाद में देख लो, क्योंकि 2 बजे की क्लास है, मुझे 30 मिनट में खाना खा के वापस आना है।
उसी हाँ, आधी हुई है, ठीक है, आप रख दो यहाँ, देख करके कल ले लेना।